तो साथियों, जैसा कि हम लोग इससे पहले देखे थे लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, तो आज उसी से जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। आज हम इसमें दोनों की बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे हम इसमें रिमोट सेंसिंग की। तो रिमोट सेंसिंग क्या होता है, इसका टर्म किसने दिया था, इसके फैक्ट देखेंगे बहुत ही आसान शब्दों में और विद फैक्ट के साथ। तो देखेंगे द टर्म रिमोट सेंसिंग वाज फर्स्ट यूज बाई, तो E.L. प्रूट साहब थे, इन्होंने सबसे पहले रिमोट सेंसिंग को उपयोग किया था, शब्द को ध्यान रखेंगे आप लोग। कंटिन्यू देखेंगे द टर्म रिमोट सेंसिंग वाज इंट्रोड्यूस इन USA, यानी सबसे पहले जो रिमोट सेंसिंग जो शब्द था वो कहाँ यूज हुआ था, 1950 में USA में। टू अट्रैक्ट द फंडिंग फ्रॉम द US ऑफिस ऑफ द नेवल रिसर्च, और ये किसके लिए, ये 50 के दशक के अंत में हुआ था और ये मोस्टली USA में और किसके लिए, ये नौसेना के ऑफिस में यूज होता है, खासकर किसके लिए, फंडिंग के लिए, या बोले तो धन के आकर्षित करने के लिए यूज हुआ था रिमोट सेंसिंग का। कंटिन्यू देखेंगे, अब हम इसके डेफिनेशन देख लेंगे। तो देखेंगे द पार्कर के साथ, तो जो पार्कर साहब थे इन्होंने क्या डायरेक्ट इसको डिफाइंड किया था रिमोट सेंसिंग को। तो इनके अनुसार देख लेते हैं। तो रिमोट सेंसिंग एज द कवरिंग द कलेक्शन ऑफ द डाटा अबाउट द ऑब्जेक्ट विच आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द कलेक्टिंग डिवाइस, यानी अगर हम बोल सकते हैं कि जो रिमोट सेंसिंग होता है तो कोई भी जो डाटा लेता है भाई बगैर फिजिकल कॉन्टैक्ट के संपर्क में आए हुए जो डाटा को कलेक्ट करता है उसे हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। कंटिन्यू देखेंगे। और देख लेंगे इसको। इन ए ब्रॉडर सेंस द रिमोट सेंसिंग इज डिफाइंड एज द मेजरमेंट्स ऑफ और acquisitions of information of some property of an object or phenomena by the recording device, it is not the physical contact। देख आप यहाँ से भी ध्यान रखेंगे, ये क्या, नॉट द फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी किसी भी डाटा को किसी भी डिवाइस के द्वारा बगैर उसके फिजिकल कॉन्टैक्ट में जाए हुए हम डाटा को अगर ले लें तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिमोट सेंसिंग कहते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। और इंटीमेट द कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट और फिनोमिना अंडर द स्टडी, और जो कि भौतिक के अंतरिक्ष संपर्क में आए ही बिना ही किसी भी डाटा को मेजरमेंट्स या जो भी मापन है उसको हम कर सकते हैं। तो इसको एज ए रिमोट सेंसिंग के रूप में इसको डिफाइन किया जाएगा। सो रिमोट सेंसिंग और भी देख लेते हैं। तो रिमोट सेंसिंग इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी विच डील्स विद द इन्वेंट्री, monitoring and assessment of the natural resource through the analysis of data obtained the observation from a remote platform। अगर हम देखेंगे तो रिमोट सेंसिंग क्या है, हमारा एक मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटी है जिसमें क्या क्या इन्वेंट्री, मॉनिटरिंग, असेसमेंट करते हैं किस ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज का थ्रू द एनालिसिस ऑफ द डाटा के द्वारा। इसको आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देख लेते हैं एक बार और इसको, रिमोट सेंसिंग डेफिनेशन। तो रिमोट सेंसिंग द साइंस एंड आर्ट, ये क्या है, साइंस एंड आर्ट दोनों है, ऑफ द एक्यूरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मेड ए डिस्टेंस विदाउट एनी द फिजिकल कॉन्टैक्ट, जैसा कि हम लोग पहले इसे जैसा कि हम लोग देख चुके थे, तो वही है। तो ये एक तरह से हम सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। और रिमोट सेंसिंग क्या है, हमारा साइंस और आर्ट, ये दोनों, इसको आप ध्यान रखिएगा। कंटिन्यू देखेंगे। द इनफैक्ट when we seen an object the understand what it is, our eyes is sensing that the object remotely, यानी जब हम किसी भी वी कैन सेंस, जब हम कभी किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं और अंडरस्टैंड समझते हैं कि भाई है क्या, तो ये आवर आइज, हमारी आँखों तो क्या है, इसे सेंस कर सकती हैं, इसको महसूस करती हैं दूर से ही। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये हमारा रिमोटली यानी सुदूर से, यानी दूर से ही क्या है, इसको महसूस कर सकते हैं। तो इसको रिमोट सेंसिंग क्या है, उसी पे ये हम देखते हैं। कंटिन्यू देखेंगे। द सिमिलरली दैट द रिमोट सेंसिंग इज द जनरली यूज फॉर द ऑब्जर्विंग अबाउट अर्थ सरफेस, यानी अर्थ सरफेस से फ्रॉम द स्पेस यूजिंग द सैटेलाइट और फ्रॉम एयर द यूजिंग द एयरक्राफ्ट आफ्टर द सुटेबल मॉडिफिकेशन, यानी जैसे जैसे इस समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या है, जैसे हम मोस्टली क्या, जैसे सैटेलाइट आमतौर पर उपयोग करते हैं या उपग्रह,
और जो अंतरिक्ष में मोस्टली क्या है, हम इसको अब तो तमाम प्रकार की जो टेक्नोलॉजी आई है उसको निरीक्षण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंटिन्यू देखेंगे तो रिमोट सेंसिंग इज आल्सो कॉल्ड, यानी रिमोट सेंसिंग को और किस नाम से जान सकते हैं या हम और किस नाम से इसको पुकार सकते हैं, तो क्या है, टेली डिटेक्टेड और अर्थ ऑब्जर्वेशन। अब इसको ध्यान रखिएगा और हम आगे देखते हैं, जो ज़रूरी चीज़ें उसको हम डिस्कस करते हैं। तो कंटिन्यू और भी हम देखते हैं। द रेफर्स टू ए जनरल सेंस टू द इंस्ट्रूमेंट द टेक्निक एंड मेथड यूज टू ऑब्जर्व या सेंस द सरफेस ऑफ द अर्थ यूजली बाई द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज। इट इज़ द पोजिशन स्टेशनरी और मोबाइल एट द डिस्टेंस रिमोट फ्रॉम द दैट द सरफेस। अगर हम देखेंगे तो एक सामान्य अर्थ में जैसे हम पृथ्वी पे ही खड़े हैं और ये पृथ्वी पे ही या अर्थ सरफेस पे ही हम खड़े होकर के और इन्फॉर्मेशन जो भी हमें क्या सैटेलाइट के माध्यम से, इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, टेक्निक के माध्यम से हम इसको है जो भी डाटा है वहाँ से क्या है हम कलेक्ट कर लेते हैं फ्रॉम द अर्थ सरफेस से। जैसे आजकल मोबाइल चल रहा है, ये भी सारा क्या हमारा सैटेलाइट के जरिए ही से सारा ये सब चल रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे तो द रिमोट सेंसिंग इज़ द रिसेंटली यूज इन द वेरियस फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। यह जो रिमोट सेंसिंग है हाल में ही तमाम कृषि के क्षेत्र में उपयोग किया जाने लगा। एग्रीकल्चर साइंस बेस्ड द इंक्लूड कौन कौन से सिस्टम में, जैसे सॉइल सर्वे में, डिटेक्शन ऑफ द वाटर रिसोर्स के जल या संसाधनों को खोजने में, एंड क्रॉप द मैनेजमेंट फसल प्रबंधन में, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पोषक तत्व प्रबंधन में, और लैंड यूज प्लानिंग में, भूमि उपयोग क्षमता के रूप में इसको क्या है आजकल क्या हम इसको उपयोग करने लगे हैं एग्रीकल्चर में भी। तो कंटिन्यू हम देखेंगे, हम अब इसके देखेंगे हम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, जो कि हमारे जो ज़रूरी है वो हम कंटिन्यू इसको देखते चलेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे हम इसमें, बेसिक प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग देखेंगे हम। तो पहला है एनर्जी सोर्स। अगर हम देखेंगे तो जो एनर्जी का जो सोर्स के रूप में जो यूज करते हैं भाई, या तो हमारा एक्टिव होता है या तो फिर पैसिव रिमोट सेंसिंग। तो या तो सन के द्वारा होगा या तो किसी माध्यम के द्वारा हो सकता है जो एनर्जी सोर्स होगा। उसके बाद हम टाइप भी पढ़ेंगे अभी इसके आगे, तो देखेंगे। सेकंड है हमारा ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सोर्स टू ऑब्जेक्ट, यानी एनर्जी किस तरह से ट्रांसमिशन हो रही है जो हमारा सोर्स है एनर्जी का उससे और ऑब्जेक्ट तक। कंटिन्यू देखेंगे द एनर्जी इंटरेक्शन विथ ऑब्जेक्ट सरफेस, यानी एनर्जी का जो इंटरेक्शन किस तरह से हो रहा ऑब्जेक्ट के सरफेस से। कंटिन्यू देखेंगे द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी टू सेंसर, जो एनर्जी है वह सेंसर कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है। कंटिन्यू देखेंगे द स्कैटरिंग एंड एब्जॉर्प्शन बाय द एटमॉस्फेयर, यानी छिद्राव कैसे हो जा रहा है या फिर एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है बाय द एटमॉस्फेयर के द्वारा। कंटिन्यू देखें द डिटेक्शन मेजरमेंट एंड आउटपुट बाय द सेंसर, ये कैसे डिटेक्ट करता है, मेजरमेंट कैसे करता है और आउटपुट कैसे करता है बाय द सेंसर के द्वारा। और कंटिन्यू है द डाटा एक्विजिशन, द रिकॉर्डिंग, प्री प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस, और या फिर इंटरप्रिटेशन। और फाइनली जो डाटा होता है वह कैसे उसको एनालाइज करता है, रिकॉर्डिंग करता है और प्री प्रोसेसिंग कैसे सारा सब कुछ होता है। तो ये थी हमारी बेसिक प्रोसेस थी जो रिमोट सेंसिंग की। कंटिन्यू देखेंगे हम स्टेज ऑफ रिमोट सेंसिंग या फिर प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो देखेंगे द वेरियस स्टेजेज ऑफ रिमोट सेंसिंग विच आर आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से। तो सम ऑफ दोज आर गिवन द बिलो, जो कुछ नीचे दी हुई हैं। इसमें से पहला हमारा ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, यानी जो विद्युत जो चुंबकीय जो ऊर्जा की उत्पत्ति है वही क्या है हमारा। तो जैसे हमारा सन हो सकता है ट्रांसमीटर कैरिड बाय द सेंसर, और इसके द्वारा क्या है सन के द्वारा या ट्रांसमीटर के द्वारा हो सकता है जो बाय द जो सेंसर होता है। कंटिन्यू देखेंगे द ट्रांसमिशन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द सरफेस टू द सोर्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट द सब्सिक्यूट द ट्रांसेक्शन विद द इंटरवेनिंग एटमॉस्फेयर। अगर हम देखेंगे ट्रांसमिशन ऑफ, यानी जो सोर्स होते हैं हमारे जो पृथ्वी की सतह पर वो ऊर्जा का संचरण किस तरह से करते हैं, ट्रांसमिशन किस तरह से करते हैं, और बाद में मध्यवर्ती सब्सिक्यूंट बाद में वायुमंडल के साथ उसकी अंतरक्रिया क्या होती है, इंटरवेनिंग एटमॉस्फेयर, अंतरक्रिया क्या होती है उसकी एटमॉस्फेयर के साथ। कंटिन्यू देखेंगे द इंटरेक्शन बिटवीन द एनर्जी एंड अर्थ सरफेस और सेल्फ द इमिशन, यानी इंटरेक्शन किस किस के बीच में होता है इसमें, बिटवीन द एनर्जी एंड अर्थ सरफेस के बीच में।
तो उसको ये अंतःक्रिया के द्वारा क्या होता है। तो कंटिन्यू देखेंगे। तो ट्रांसमिशन ऑफ द इमिटेड और रिफ्लेक्टेड एनर्जी टू द रिमोट सेंसर, यानी उत्सर्जित और परावर्तित ऊर्जा का जो रिमोट सेंसर के द्वारा संचरण में किस तरह से होता है ट्रांसमिशन। तो कंटिन्यू देखेंगे। द डिटेक्शन ऑफ द एनर्जी बाय द सेंसर, द कन्वर्टिंग इनटू द फोटोग्राफिक इमेज और इलेक्ट्रिक आउटपुट, यानी अगर देखें डिटेक्ट करेंगे, किसको डिटेक्ट करेंगे या किसको देखेंगे, तो इसमें एनर्जी को देखते हैं, है ना। परावर्तित ऊर्जा का पता लगाते हैं बाय द सेंसर कन्वर्टिंग, किस में कन्वर्ट होते हैं, इनटू द फोटोग्राफिक, यानी फोटोग्राफिक इमेज, या बोले तो छवि या फिर इलेक्ट्रिकल आउटपुट के द्वारा। तो कंटिन्यू देखेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ द सेंसर आउटपुट, संवेदन आउटपुट की रिकॉर्डिंग देखते हैं इसमें। डाटा प्रोसेसिंग फॉर द जनरेशन टू डाटा बेसेस, डाटा बेस बनाने के लिए डाटा प्रोसेसिंग थी इसमें। और कलेक्शन ऑफ ग्राउंड ट्रुथ एंड अदर द कोलोबरेशन कोलेट्रल इन्फॉर्मेशन, यानी ज़मीनी सच्चाई और अन्य संस्पर्शी जानकारी का संग्रहण इसमें होता है। और है डाटा प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन, डाटा प्रोसेसिंग और व्याख्यान इसमें होता है। किस में है ये हमारा है स्टेप या फिर प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो कंटिन्यू इसको आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा देख लेते हैं। तो रिमोट सेंसिंग सिस्टम द कॉन्सिस्ट ऑफ ए सेंसर टू कलेक्ट द रेडिएशन। जो रिमोट सेंसिंग होता है वह मोस्टली क्या करता है हमारा, कलेक्ट किसको करता है, रेडिएशन को, एंड द प्लेटफॉर्म एंड द एयरक्राफ्ट, बैलून, रॉकेट, सैटेलाइट और इवन ए ग्राउंड बेसल सेंसर सपोर्टिंग स्टैंड ऑन विच ए सेंसर कैन बी माउंटेड। और ये सभी क्या होता है एक तरह से जिस पर संवेदनशील जो लगाया जाता है, खासकर किस पे, हमारा जो ग्राउंड पे होता है। तो इन सब से क्या होता है, एक तरह से हम डेटा कलेक्ट करते हैं इन सब के द्वारा, जैसे बैलून, रॉकेट, सैटेलाइट, इन सब के द्वारा रिमोट सेंसिंग सिस्टम में, और ये सारे सब चीज़ें आती हैं। तो कंटिन्यू देखेंगे। द इंफॉर्मेशन रिसीव बाय द सेंसर इज द अप्रोप्रिएट प्रोसेस एंड ट्रांसपोर्टेड बैक टू द अर्थ। अगर देखेंगे तो इससे जो भी जानकारी जो हम प्राप्त होती है उसको उचित रूप से संसाधित किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जा सकता है। हाँ, तो दिस में बी मेड थ्रू द टेलीमीटर्स एंड इन द केस ऑफ द अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट और द ब्राउड द बैक थ्रू द फिल्म मैग्नेटिक ट्रैप, इट इज़ द एयरक्राफ्ट और मैनमेड स्पेस द क्राफ्ट सिस्टम्स। अगर हम देखेंगे इसे टेलीमीटर के माध्यम से बनाया जा सकता है, और जो कि अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट बोले तो मानव रहित जो अंतरिक्ष शिल्प के मामले में, या जो हमारी फिल्म्स होती हैं उनमें क्या है, चुंबकीय टिप के माध्यम से वापस लाया जा सकता है। तो आगे जो कंटिन्यू जो जरूरी पार्ट है उसको हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये हमारा ज़रूरी है, इसको देखते हैं। तो रिमोट सेंसिंग को कितने कौन कौन से प्रकार होते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहला हमारा बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी के आधार पे देखते हैं रिमोट सेंसिंग। तो पहला हमारा पैसिव रिमोट सेंसिंग, जो कि हमारा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो पैसिव रिमोट सेंसिंग क्या होता है, तो इट इज़ अ मेक यूज ऑफ सेंसर दैट द डिटेक्ट एंड नेचुरली रिफ्लेक्टेड और इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड आर कॉल्ड द पैसिव सेंसर, यानी ऐसे सेंसर का उपयोग करता है जो प्राकृतिक रूप से परावर्तित, रिफ्लेक्टेड होते हैं या फिर इमिटेड या फिर उत्सर्जित करते हैं, किसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय रेडिएशन को, और पता लगाते हैं, इसी को हम क्या है, पैसिव सेंसर कहा जाता है। कंटिन्यू दूसरा है, इसी का सब पार्ट है, बेस्ड ऑन सोर्स के आधार पे इसको दो भागों में बांटा गया, पहला पैसिव हो गया। अब दूसरा देखते हैं हम एक्टिव रिमोट सेंसिंग। तो एक्टिव रिमोट सेंसिंग देखते हैं। तो इट इज़ द सप्लाई इट द ओन सोर्स ऑफ द एनर्जी विच इज़ द डायरेक्टेड एट द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द रिफ्लेक्टेड रिस्पॉन्स फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अगर हम देखेंगे इसमें अपने स्वयं का प्रकाश होता है जो स्रोत की आपूर्ति करता है, और जो ऑब्जेक्ट टू ऑर्डर टू डिटेक्ट, और ये अन्य वस्तु से प्रतिबंधित प्रक्रियाओं का पता लगाने के लिए वस्तु पर निर्देशित किया जाता है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट सच। और इसमें कौन कौन से होता है, जैसे रडार हो गया हमारा एग्जाम्पल के तौर पे, इसको ध्यान रखिएगा। एक्टिव रिमोट सेंसिंग के एक तरह से ये क्या है, हमारे एग्जाम्पल्स हैं, कौन कौन से, जैसे रडार हो गया, रेडियो वेव इमिशन हो गया, ईयरबोन, लेजर बोन हो गया, ये सारे हमारे क्या है, एक्टिव के
एक्टिव रिमोट सेंसिंग के एग्जाम्पल हैं, इनको आप खासकर ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो विजुअल एंड इंफ्रारेड होती हैं, ये सब जो हमारा क्या एक्टिव रिमोट सेंसिंग के रूप में हम किसको जानते हैं। और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, वह हमारी होती है 10⁻³ म्यू माइक्रो। तो कंटिन्यू देखेंगे, ये तो हमारा सोर्स के आधार पे एनर्जी के आधार पे हो गया है। अच्छा, ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, ये फोटो है। तो ये पैसिव और एक्टिव रिमोट सेंसिंग, तो ये वाला जो पोर्शन है, अगर आप ठीक से अगर देख पा रहे होंगे, ये हमारा पैसिव सेंसर, ये भी पैसिव, ये वाला हमारा एक्टिव सेंसर है। एक्टिव सेंसर में क्या देखेंगे, एक तरह से आप देखेंगे एनर्जी इधर से इधर भी आ रही है और इधर से इधर जा रही है, लेकिन इसमें क्या है, पैसिव वाले में क्या है, पैसिव वाले में इसकी खुद की एनर्जी नहीं है, ये क्या है, सूर्य से मिल रही है, क्योंकि सूर्य से पहले यहाँ आ रही है, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ से। लेकिन और इस वाले में, एक्टिव वाले में, ये क्या है, एनर्जी इसकी या जो सोर्स है इसका एनर्जी का वो खुद का है। तो इसको आप खासकर ध्यान रखेंगे। सेकंड देखेंगे, बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रल रीजन्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड। अगर हम देखेंगे इसके आधार पे, तो इसको इसको देखते हैं। तो इसका पहला भाग देखते हैं, तो विजुअल एंड रिफ्लेक्टिव इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग, तो इसके बारे में देखते हैं। ये दृश्यमान और या परावर्तक अवरक्त रिमोट सेंसिंग, तो ये क्या होती है, द एनर्जी सोर्स यूज्ड इन द विजुअल, यानी जो एनर्जी सोर्स होता है वह क्या विजुअल होता है, एंड द रिफ्लेक्टिव यानी उत्सर्जक होता है, एंड इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग इन द सन, और ये क्या है, उपयोग में लाए जाने वाले सूर्य है इसमें मोस्टली। कंटिन्यू देखेंगे, द सन रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी विथ ए पीक वेवलेंथ ऑफ द 0.5 म्यूमीटर्स एस सो इन, हम फिगर में देख लेंगे आगे, 5.5 में देखेंगे। तो इसकी जो इसकी एनर्जी होती है, जो पीक वेवलेंथ होती है, वह कितनी होती है, 0.5 म्यूमीटर होती है। जैसा कि हम आगे देख भी लेंगे। कंटिन्यू देखते हैं फैक्ट इसका, द रिमोट सेंसिंग डाटा द ऑब्टेन्ड इन द विजुअल, और एक तरह से क्या होता है, ये विजुअल होता है। विजुअल एंड रिफ्लेक्टिव इंफ्रारेड रीजन्स मेनली डिपेंड, किस पे डिपेंड होता है, ऑन द रिफ्लेक्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड सरफेस, और ये मोस्टली क्या है, ग्राउंड सरफेस क्या है, ये होता है। और इसी से क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्या है करता है, रिफ्लेक्ट करता है ऑब्जेक्ट से, और जो किससे, जो ग्राउंड सरफेस पे होता है उस पर मोस्टली क्या है, परावर्तन पर क्या है या रिफ्लेक्शन पर क्या है, ये निर्भर करता है कि किस तरह से डाटा को प्राप्त किया जाए। कंटिन्यू देखते हैं, तो देयरफॉर इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट कैन द ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस, स्पेक्ट्रल रेंज कवर्ड इज 0.4 to 3 म्यूमीटर्स, या फिर हम बोले तो माइक्रोमीटर्स होता है इसका। ये रेंज एक दो बार पूछ लिया गया है, इसको भी ध्यान रखिएगा। किसका, ये है हमारा विजुअल का, विजुअल एंड रिफ्लेक्टिव इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग, इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं, ये तरह जो हम जिस डायग्राम की बात कर रहे थे वो ये है, ये हमारा विजुअल रिफ्लेक्टिंग इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग है। इस तरह से ये देखेंगे, ये सेंसर है, ये द सन है, और ये सेंसर, और ये हमारा अर्थ सरफेस है। फिर हमारा थर्मल इंफ्रारेड, जैसा कि हम आगे देखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा भी ये है, और ये हमारा माइक्रोवेव, ये इसमें भी देखेंगे तो ये हमारा माइक्रोवेव है। तो ऑब्जेक्ट ये रडार, और इसमें सारा देखते हैं इसी तरह से। तो एक बार हम चित्र के माध्यम से आसानी से थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये रिफ्लेक्शन देखो हो रहा, ये स्पेक्ट्रल रेडिएशन है इसमें 0.5, जैसा कि हम देख रहे थे, ये 3 और ये 10 तक होती है। बी वाले में 3 to 10 होती है, और जैसे वेवलेंथ फिर आगे आगे कम होती चली जाती है। तो कंटिन्यू देखेंगे हम आगे, इसको एक बार समझ लेते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, अल्ट्रावायलेट, विजुअल, रिफ्लेक्टिव, और ये हमारा थर्मल, ये माइक्रोवेव है, और ये हमारा सेंसर है, कैमरा, फोटो डिटेक्टर एंड माइक्रोवेव सेंसर। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, एक बार इसको नजर में थोड़ा देख लेंगे, फिर हम समझते हैं आगे अच्छे से देखते हैं। उसके बाद सेकंड है हमारा, पहला हमारा विजुअल हो गया था, और सेकंड हमारा थर्मल इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग। तो इसको देखते हैं, द सोर्स ऑफ रेडिएशन एनर्जी यूज्ड इन द थर्मल इंफ्रारेड, इसमें कौन सा एनर्जी यूज होती है, थर्मल इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग इज ऑब्टेन्ड इटसेल्फ बिकॉज
क्यों ऐसा होता है? तो एनी ऑब्जेक्ट विथ ए नॉर्मल टेम्परेचर, यानी कि जो जो ऑब्जेक्ट होता है उसका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 300 केल्विन के बोले तो केल्विन विल बी इमिट, और ये क्या करता है? एक तरह से उत्सर्जित करता है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ ए पीक एट द अबाउट 10 माइक्रोमीटर। ये 10 माइक्रोमीटर क्या है? ये इन जो थर्मल इंफ्रारेड होती है उसको क्या है? इमिट करता है, ध्यान रखेंगे। और खास करके है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन साथ में। कंटिन्यू देखेंगे। द कर्व ए बी, जैसा कि हम ऊपर देख रहे थे, एक्रोस ए बिटवीन द थ्री, ये यहाँ पे, ये आप थोड़ा ध्यान देखेंगे, ये वाला देखो एक्रोस कर रहा है, ये थ्री यहाँ पे, ये वाला इसको वो बता रहा है, इसको एक्रोस कर रहा है ये, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो एक्रोस द थ्री, हाँ, तो देयर फोर द वेवलेंथ रीजन शॉर्टन देन द थ्री micron and spectral reflected in reflectance in mainly the observed will in the regions the longer than the three, the thermal radiation is the measure। और ये इन तीनों को क्या करती है? थर्मल रेडिएशन क्या, इसको माप लेती है। और स्पेक्ट्रल रेंज फॉर द थर्मल रीजन, इसकी रेंज क्या होती है? तो 3 से 14 होती है। कितनी होती है? 3 से 14 होती है, जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं। ये है, ये वाली है 3 से 14 हमारी किसकी होती है? थर्मल इंफ्रारेड की। जबकि 0.32 म्यू किसकी होती है? ये हमारी होती है विजुअल की। तो इसको ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। नेक्स्ट हमारा थर्मल इंफ्रारेड रिमोट सेंसिंग, तो इसको देख लेते हैं। द सोर्स ऑफ रेडिएशन एनर्जी यूज इन थर्मल, अच्छा हाँ, इसके बाद हम देखते हैं ये हमारे माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, ये हमारा तीसरा पार्ट है इसका। तो देयर आर टू टाइप्स, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, और दूसरा होता है पैसिव रिमोट सेंसिंग, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग, और ये होता है एक्टिव रेडियो। तो ये दो प्रकार का, एक पैसिव और एक्टिव होता है, दोनों प्रकार का होता है। कंटिन्यू देख लेते हैं इसमें। तो इन केस ऑफ द फार्मर द माइक्रोवेव्स रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? जो किसी वस्तु से उत्सर्जित माइक्रोवेव विकिरण का पता लगाया जाता है। विल द बैक स्कैटरिंग कोफिशिएंट इट डिटेक्ट इन केस ऑफ द लेटर्स, और जबकि बाद वाले मामले में ये क्या है? तो बैक स्कैटरिंग गुणांक का ये पता लगाता है। कंटिन्यू देखेंगे। द माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग कवर्ड द स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ 0.1 to 100, 0.1 to 100 सेंटीमीटर तक इसमें क्या है? पता लगाते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। माइक्रोवेव में कितना है? 0.1 to 100 सेंटीमीटर, जबकि जबकि इंफ्रारेड में कितना? 0.3 to 14, थर्मल रिमोट सेंसिंग में 3 to 14 माइक्रोन, और जबकि जो हमारा विजुअल वाले में था, तो विजुअल वाले में 0.4 to 3 माइक्रोन, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला। तो आगे देखते हैं। दूसरा है हमारा बेस्ड ऑन सेंसर प्लेटफॉर्म यूज्ड, सेंसर प्लेटफॉर्म यूज के आधार पे देखेंगे। तो ये भी मोस्टली 3 प्रकार का होता है। तो कौन कौन सा? पहला होता है हमारा ग्राउंड बेस्ड रिमोट सेंसिंग। तो देख लेते हैं। ए वाइड वैरायटी ऑफ द ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म आर यूज द रिमोट सेंसिंग। अगर देखते हैं इसमें, तो ये मोस्टली क्या है? हमारा ग्राउंड के आधारित प्लेटफॉर्म पे क्या उपयोग किया जाता है। तो सम ऑफ देम द हैंड हेल्ड स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर्स, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें से कुछ क्या हो सकता है? जो हाथ में पकड़ने वाला स्पेक्ट्रल रेडियोमीटर होता है, एंड क्या हो सकता है? स्कैटर्स मीटर्स होता है। ये दो होता है, ये इसका एग्जाम्पल, इसको आप ध्यान रखिएगा। ये किसके एग्जाम्पल है? ग्राउंड बेस्ड रिमोट सेंसिंग के। कंटिन्यू देखेंगे। दूसरा हमारा एयरबोर्न रिमोट सेंसिंग। तो ये क्या होता है? तो मोस्टली यूज प्लेटफॉर्म फॉर सेंसर आर फ्लाइट। ये मोस्टली किस में उपयोग किया जाता है? ये मोस्टली फ्लाइट, यानी बोले तो जो उड़ान में, या फिर अनमैन्ड एरियल सिस्टम में इसको यूज किया जाता है। एट द डिजायर्ड हाइट, यानी एक वांछित ऊंचाई पर, जो मानव रहित और प्रणाली में मोस्टली यूज किया जाता है। और खासकर यहाँ पे यूएसए में, हालांकि अपने इंडिया में भी आ गया है, तो इसमें भी क्या यूज किया जाता है। तीसरा है हमारा सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, जो कि हम कॉमन सुनते रहते हैं। तो इसको देख लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है।
तो देखते हैं, द कैरियर ऑफ द सेंसर इज अ सैटेलाइट विच मे बी प्लेस्ड इन द लो अर्थ ऑर्बिट। अगर एल ई ओ एक बार फुल फॉर्म पूछ लीजिए तो एल ई ओ की फुल फॉर्म क्या होती है, लो अर्थ ऑर्बिट एट द हाइट अर्थ रेंजिंग, यानी अर्थ से जो इसकी रेंजिंग होती है, हाइट की रेंजिंग होती है वह कितनी होती है, 160 टू 2000 किलोमीटर होती है। जबकि जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट GEO, इस आप फुल फॉर्म ध्यान करेंगे, और इसका जो हाइट होती है बैकग्राउंड से हमारे कितनी होती है, और हाइट मोर देन 30,000 अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यानी 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी हाइट होती है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये हमारा किसके आधार पे है, ये हमारा बेस्ड ऑन सेंसर प्लेटफॉर्म के आधार पे। कंटिन्यू देखते हैं, इस तरह से हम देख लेते हैं। ये हमारा जैसे ग्राउंड वाला ये पोर्शन, ये हमारा ग्राउंड है। ये हमारा जैसा कि हम देख रहे थे एयरबोर्न वाला है, जो कि एरोप्लेन या अनमैन्ड जो फ्लाइट जो उड़ती हैं उसके द्वारा। और ये हमारा सेटेलाइट वाला जो कि LEO और GEO की बात कर रहे थे हम, इसको आप ध्यान रखेंगे। चौथा हमारा टाइप है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह हमारा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड यूज्ड। अगर इसके आधार पे हम बैंडों की संख्या के आधार पे देखते हैं तो इसको भी हम देखते हैं इसमें। तो पहला टाइप है हमारा मल्टी स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग, किसके आधार पे, ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड के यूज के आधार पे। तो इसमें देखते हैं तो बैंड तो किस किस तरह से होते हैं, तो ग्रीन रेड, नियर इंफ्रारेड और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड होता है। अब द मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर इसमें क्या मोस्टली यूज होते हैं। रेंज इसकी कितनी होती है, तो 3 to 10 इसकी रेंज होती है। और IRS अगर बोले तो इंडियन रिमोट सेंसिंग, इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखिए, इंडियन रिमोट सेंसिंग तो सीरीज सैटेलाइट ऑफ इंडिया का है। जो IRS ये हमारा इंडिया का सीरीज है। जबकि लैंडसेट किसका है, ये हमारा ये है USA का है। जबकि IRS किसका है, इंडिया का है। स्पोर्ट किसका है, स्पोर्ट्स की फुल फॉर्म एक बार पहले देख लेते हैं। तो सैटेलाइट पॉल ऑब्जर्वेशन डिला टेरे। तो ये सैटेलाइट किसका है, ये हमारा फ्रांस का है। इसको आप ध्यान रखिए, ये किसका है, फ्रांस का है। और बेलनोना मल्टी स्पेक्ट्रल सैटेलाइट, और ये किसके एग्जांपल है, ये मल्टी स्पेक्ट्रल सैटेलाइट के एग्जांपल्स हैं, खासकर ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। हाँ, यहाँ पे ये चित्र के माध्यम से यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारा स्पेक्ट्रल, जो हमारा नंबर वेव स्पेक्ट्रल, तो मल्टी स्पेक्ट्रल और हाइपर स्पेक्ट्रल ये दो प्रकार के हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ये हमारा क्या है, मल्टी स्पेक्ट्रल, और ये हमारा हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने इमेज दिखाई आपको। तो कंटिन्यू देखते हैं। तो हाइपर देख लेते हैं, हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग। तो देखते हैं, तो हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसर हैव द नैरोवर एंड एज मैनी एज 200 और मोर द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रल बैंड्स। अगर इसमें देखें 200 से अधिक होते हैं, जो कि क्या है, एक वर्णक्रमीय बैंड होते हैं। कंटिन्यू देखते हैं, इसके फैक्ट देख लेते हैं। द न्यूमेरस नैरो बैंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रल सेंसर ये प्रोवाइड कराते हैं टू कंटिन्यू स्पेक्ट्रल मेजरमेंट्स अक्रॉस द इंटायर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को, एंड देयरफॉर आर मोर सेंसिटिव, किसके प्रति सेंसिटिव होते हैं, टू द सटल वेरिएशन इन द रिफ्लेक्टेड एनर्जी के प्रति, ये क्या है, प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो फॉर द एग्जांपल द मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजरी कैन बी यूज टू द क्रॉप्ड एरियाज वेयर द हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजनरी कैन बी यूज टू मैप, किसके लिए, मैप क्रॉप टाइप विद इन द क्रॉप्ड फील्ड। इसको आप ध्यान रखेंगे। जो मल्टी स्पेक्ट्रल ये किसके यूज किया जा रहा था, मोस्टली हमारा इमेजनरी के लिए। जबकि जो हाइपर स्पेक्ट्रल ये किसके लिए यूज किया जा रहा था, मोस्टली ये हमारा विद इन द क्रॉप फील्ड में, ये क्या हमारा क्रॉप्ड एरिया में यूज किया जा रहा था, ये विद इन द क्रॉप्ड। इसको आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। तो कंटिन्यू हाई द रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमेट्रिक प्रोवाइड ए न्यू डायमेंशन इन द मैपिंग कैपेबिलिटी बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल फॉर द
क्वालिटेटिव मेजरमेंट्स ऑफ सरफेस बायो जियोकेमिस्ट्री। अगर हम देखेंगे तो सरफेस बायो जो जो केमिस्ट्री होती है भाई, एक तरह से क्वांटिटेटिव मेजर मापने की क्षमता के कारण क्या होता है, ये सन्निहित हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रम मानचित्र क्षमता में एक नया आयाम क्या है प्रदान करती है। कंटिन्यू देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इसी के अंतर्गत। तो हाइपरजन ऑफ ई ओ 1 एंड एवरेज। एवरेज की फुल फॉर्म एक बार पूछ ली गई थी, तो फुल फॉर्म क्या होती है, एयरबोर्न विजुअल एंड इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर ऑफ द नासा। ये कहाँ का, नासा का है। इज ए हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसर ऑन सैटेलाइट एंड एयरबोर्न प्लेटफॉर्म रेस्पेक्टिवली। अगर हम देखेंगे तो ये वायुजनित क्रमशः होते हैं, उपक्रम वायुजनित प्लेटफॉर्म होते हैं जो हमारे क्या हाइपर स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसर होते हैं, और जो मोस्टली कहाँ पे नासा में क्या यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं ओवरऑल की, जो हमारा जो ओवरऑल हम बात कर लेते हैं रिमोट सेंसिंग। तो आउट ऑफ ऑल द अबव द लिस्टेड द रिमोट सेंसिंग टाइप द पैसिव, तो मल्टी स्पेक्ट्रल सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग इन द ऑप्टिकल एंड रिफ्लेक्टिंग इंफ्रारेड रीजन इज द मोस्ट कॉमनली अवेलेबल एंड यूज द वर्ल्ड वाइड। अगर हम देखेंगे संसार में या फिर जो ज़्यादातर यूज होते हैं तो वो कौन से होते हैं, तो वो हमारे ऑप्टिकल होते हैं, पैसिव और मल्टी स्पेक्ट्रल सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, ऑप्टिकल एंड रिफ्लेक्टिव इंफ्रारेड रीजन, ये मोस्टली क्या हमारे यूज होते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये यूज होता है और ये वाले यूज होते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो पैसिव मल्टी स्पेक्ट्रल रिमोट सेंसिंग और ऑप्टिकल रिफ्लेक्टिव रीजन्स, ये मोस्टली क्या यूज होते हैं। अब हम देखते हैं यूज एंड पोटेंशियलिटी ऑफ रिमोट सेंसिंग इन एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्टिंग। अगर हम देखेंगे इसका यूज रिमोट सेंसिंग का एग्रीकल्चर में और फॉरेस्ट्री में कहाँ कहाँ इसका यूज या फिर इसकी क्या क्या संभावनाएं हैं, तो उनके बारे में हम देखेंगे। तो देखते हैं, पहला हमारा है द आइडेंटिफिकेशन एंड एरिया मेजरमेंट ऑफ द वेरियस मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप टाइप्स। अगर देखेंगे तो ये एक तरह से फसलों की पहचान और उसके क्षेत्र मापन के लिए प्रयोग करने में। दूसरा है मैपिंग ऑफ सॉइल एंड वाटर टेम्परेचर, तो एक तरह से सॉइल का मैपिंग करने में एंड वाटर टेम्परेचर की भी मैपिंग करने में भी इसका प्रयोग करते हैं रिमोट सेंसिंग का। तो मैपिंग ऑफ सरफेस वाटर इंक्लूडिंग द स्नो स्पेक, इसमें भी इसको एक तरह से क्या है यूज करते हैं। कंटिन्यू देखें द मैपिंग ऑफ डिजीज एंड इंसेक्ट द इन्वेशन। अगर देखेंगे रोग और कीट आक्रमण का मानचित्र, इसको भी बना सकते हैं, इसमें भी यूज करते हैं। तो मैपिंग ऑफ ग्रॉस फॉरेस्ट टाइप्स, इसमें भी इसको क्या है यूज करते हैं मैपिंग में। और मैपिंग ऑफ फॉरेस्ट लाइन द बाउंड्रीज में भी क्या है यूज करते हैं। और कंटिन्यू देखेंगे द असेसमेंट ऑफ क्रॉप एंड टिम्बर द स्टैंड द बिगर्स, इसमें भी इसको क्या है यूज करते हैं टिम्बर और जो क्रॉप में, इसमें भी यूज करते हैं। तो और देखें डिटर्मिनेशन ऑफ द सॉइल करेक्टरिस्टिक एंड द सॉइल मॉइस्चर कंडीशन में भी इसको क्या है यूज करते हैं, यानी उसके फीचर्स देखते हैं हम मिट्टी के, उसके डिटर्मिनेशन इसी से करते हैं और उसका सॉइल कंडीशन भी, सॉइल मॉइस्चर कंडीशन भी देख लेते हैं। कंटिन्यू देखते हैं द डेलिनेशन ऑफ द रेंजलैंड प्रोडक्टिविटी, इसकी उत्पादकता का भी वर्णन करते हैं, इसके माध्यम से उपयोग करते हैं। और मैपिंग ऑफ एरिया पोटेंशियल फॉरेस्ट फायर हजार्ड्स के, और जो कि जैसे जहाँ पे जैसे मनुष्य का जाना या इस तरह से असंभव होता है, वहाँ पे भी इसको क्या मोस्टली यूज़ करते हैं, जहाँ पे जो आग वाले क्षेत्र होते हैं, जहाँ पे खतरा होता है। और कंटिन्यू है द मैपिंग ऑफ मेजर सॉइल बाउंड्रीज, और प्रमुख जो मृदा होती हैं उनका सीमाओं का भी क्या है मानचित्र इसमें करते हैं। कंटिन्यू देखेंगे जीआईएस, अब हम बात कर लेते हैं। ये हमारा टोटल अगर हम देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं इसमें भी इन द फील्ड ऑफ सॉइल स्टडी, ये किसके द्वारा, हम सॉइल स्टडी किसके द्वारा करेंगे, रिमोट सेंसिंग के द्वारा। तो द रिमोट सेंसिंग टेक्निक, रिमोट सेंसिंग जो कि तकनीकी है उसके द्वारा। अब देख लेते हैं कौन कौन सी। तो हैज बीन द एम्प्लॉयड इन द ऑब्टेनिंग द लैंड यूज इन्वेंट्रीज। अब ध्यान रखेंगे लैंड यूज इन्वेंट्री में फॉर द सॉइल सर्वे में करते हैं, डिटेक्शन ऑफ साइलेंटी में करते हैं, डिटेक्शन ऑफ मोशन में करते हैं, स्ट्रेस में करते हैं, एंड सॉइल मैपिंग करते हैं, और मेजरिंग द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, इसमें भी सब प्रॉपर्टी जो भी हैं इसमें क्या रिमोट सेंसिंग टेक्निक का के माध्यम से हमें या फिर इसके द्वारा क्या हम पता लगा सकते हैं या डिटर्मिनेशन कर सकते हैं या स्टडी कर सकते हैं। कंटिन्यू देखेंगे हम
ये पॉसिबिलिटी जैसा कि हम लोग बस उस तरह से देख रहे थे, तो ये है क्या है हमारा, ये यहाँ पे टेबल नुमा कर दिया, तो कोई नहीं, इसको हम हालांकि देख ही चुके थे। वाटर क्रॉप, इस तरह से वाटर स्ट्रेस में, एग्रीकल्चर डिजास्टर में, सॉइल इरोजन में, सॉइल सैनिटी में, लैंड सरफेस में, तो इस तरह से इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे हम जीआईएस की, आगे हम बात करेंगे, सीधे बात करेंगे हम जीआईएस पे। तो देख लेते हैं जीआईएस। तो जीआईएस होता होता क्या है, तो फुल फॉर्म क्या होती है जनरली, जो कि पूछ लिया जाता है, तो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, या हिंदी में बोले तो भौगोलिक सूचना प्रणाली इसकी फुल फॉर्म होती है, इसको ध्यान रखिएगा आप। तो कंटिन्यू इसका फैक्ट देखते हैं। तो द फादर ऑफ जीआईएस इज डॉक्टर आर टॉमलिंसन। अगर देखें तो इसके जो पिता कौन है जीआईएस के, तो कौन है, डॉक्टर आर टॉमलिंसन है। तो इसको ध्यान रखेंगे, ये काफ़ी मतलब एक दो बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। कंटिन्यू देखेंगे, इसके डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। तो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द डिफाइंड एज द पावरफुल सेट ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड, यानी एक तरह से हम बोले तो ये पावरफुल टूल होता है, या सेट या टूल्स होता है, उपकरण होता है जो कंप्यूटर बेस्ड होता है, टूल्स फॉर कलेक्टिंग, और किसको कलेक्ट करता है, स्टोरिंग, कलेक्टिंग, यानी कलेक्टिंग के रूप में इसको क्या है उपयोग किया जा सकता है, स्टोरिंग के रूप में, और रिट्राइविंग के रूप में, इट विल एंड ट्रांसफॉर्मेसिंग एंड डिस्प्लेइंग द स्पेटियल डाटा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड फॉर ए पार्टिकुलर सेट ऑफ द पर्पज। हम जो उद्देश्य से एक विशेष प्रकार सेट के वास्तविक दुनिया के स्थानिक डाटा को क्या है प्रयुक्त करते हैं और संग्रहित करते हैं, और रिट्राइविंग जैसा कि पुनः प्राप्त करने में, और उसको बदलने में, और उसको प्रदर्शित करने के लिए इसको क्या है यूज करते हैं, किसको, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम को। तो एक तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि जीआईएस है क्या है, तो ये क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक है, तो इतना ध्यान रखिएगा आप। कंटिन्यू देखेंगे, तो जीआईएस कॉन्सिस्ट, यानी जीआईएस में शामिल कौन कौन से होते हैं, तो दो देखते हैं क्या क्या शामिल होता है। तो दो फैक्ट हैं इसमें। तो एंड द एक्सटेंसिव डाटाबेस ऑफ द जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इन्वॉल्विंग द बोथ द पोजिशनल डाटा होता है, इसमें कौन कौन सा होता है, एक तो पोजिशनल डाटा होता है अबाउट द लैंड फीचर्स इसके बारे में, एंड डिस्क्रिप्टिव नॉन लोकेशनल डाटा, यानी एक तो हमारा पोजिशनल डाटा होगा, दूसरा हमारा नॉन लोकेशनल डाटा होगा अबाउट दीज आर फीचर्स एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ द टाइम, और जो कि क्या है टाइम के समय के आधार पे इसके भांत भांत हो सकते हैं। कंटिन्यू देखते हैं, दूसरा है हमारा सेट ऑफ प्रोग्राम ऑफ एप्लीकेशन, अगर अनुक्रमों के कार्यक्रमों को सेट करते हैं, सेट जो विच द इनेबल टू द डाटा डाटा टू बी इनपुट द एसेस द मैनिपुलेटेड द एनालाइज और रिपोर्टेड। अगर देखें इसको एनालाइज करने में, हेर फेर करने में, एसेस विश्लेषण करने में ये क्या है सक्षम होता है, ध्यान रखेंगे इसको। तो जीआईएस का और थोड़ा फैक्ट देख लेते हैं। तो जीआईएस द हिस्ट्री डेट बैक 1960 वेयर द कंप्यूटर बेस्ड जीआईएस, जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि जीआईएस क्या हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक है जीआईएस। तो हैव बीन यूज्ड एंड देयर द मैनुअल द प्रोसीजर वर इन लाइफ 100 years अर्लियर। और अगर हम जीआईएस को देखेंगे तो ये 1960 इसका जो इतिहास है वह 1960 के आसपास मोस्टली क्या है ये फेमस हुआ था, या यहाँ पे क्या है यह उपयोग किया जाने लगा 1960 में, जहाँ पे कंप्यूटर आधारित जीआईएस का उपयोग किया गया। और इसकी जो मैनिपुलेशन प्रक्रियाएं वह 100 साल से पहले की हैं जब, हालांकि लेकिन ये मोस्टली फेमस कब हुआ 1960 के आसपास, जब कंप्यूटर का दौर आया था तब। कंटिन्यू देखते हैं, ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ द एंड स्पीड ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर इन 1980, देखेंगे जब पर्सनल कंप्यूटर आया तब खासकर, एंड द स्पॉन्टेनियस ग्रोथ ऑफ जीएस टेक्नोलॉजी टूल द प्लेस, और इसको क्या घातकीय विमान के रूप में इसको क्या इसका विकास हुआ था। कंटिन्यू देखेंगे, द हाउ एवर द पोटेंशियलिटी ऑफ द जीआईएस इज रियलाइज्ड इन द रिसेंट पास्ट एंड नाउ इट हैज़ द बिकम पॉपुलर अमंग मैनी यूजर्स फॉर द वैरायटी ऑफ द एप्लीकेशन। अगर देखेंगे जीआईएस के माध्यम से काफ़ी यूजर्स के रूप में यूज की सकती है, इसके एप्लीकेशन काफ़ी हैं और इसी कारण ये लोकप्रिय हो गया है हाल के दिनों में। कंटिन्यू देखेंगे, तो जीआईएस इन ऑल अबाउट द एनालिसिस, ये सभी जानकारी के लिए विश्लेषण करता है, खास करता है स्पेटियल डाटा के लिए, फॉर द एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए,
एंड देयर बाई इट इज़ अ कॉल्ड द जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन, और इसी को हम भौगोलिक जानकारी क्या है कहा जाता है, या जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्पेटियल डाटा है उसको क्या है इसमें विश्लेषण किया जाता है, इसलिए इसको जीआईएस कहते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे एंड देखेंगे। एंड इट इज़ द डन थ्रू एंड द इंटीग्रेटेड सिस्टम कंपेरिजन इन द फोर कंपोनेंट, और जो इसके कंपोनेंट होते हैं वे कितने होते हैं? जीआईएस के 4 कंपोनेंट होते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे कि जीआईएस के कंपोनेंट कितने होते हैं? 4 होते हैं। एक एक की बात कर देते हैं। पहला हमारा है हार्डवेयर, पहला है हार्डवेयर कंप्रेजिंग ऑफ कंप्यूटर एट प्रोसेसिंग यूनिट एंड कॉमा इनपुट। इनपुट में अगर देखेंगे तो एक तो हार्डवेयर जिसको हम मोस्टली क्या है हम मान लो सेंस कर सकते हैं जिसको हम, या जो बाहरी जो चीज़ें जितनी होती हैं। अच्छा, इनपुट, इनपुट में क्या क्या आता है? जैसे कीबोर्ड्स हो गया, डिजिटलाइजर हो गया, माउस, स्कैनर, ये सब हमारे कीबोर्ड। एंड आउटपुट डिवाइस में क्या? मॉनिटर, डिस्प्ले यूनिट और प्लॉटर, ये सारे हैं। अभी हम देखेंगे विद डायग्राम के माध्यम से। सेकंड है इसमें जो कंपोनेंट है वह है डिजाइन सॉफ्टवेयर, यानी उसका एक जो सॉफ्टवेयर होगा वह क्या है उसका नाम होगा, नॉमेथ सॉफ्टवेयर होगा। तीसरा है कंपोनेंट इसका डाटा बोथ द स्पेटियल एंड नॉन स्पेटियल, इसमें दोनों गैर स्थानिक और स्थानिक दोनों डाटा इसमें होते हैं इसका कंपोनेंट। और चौथा है द लाइवर द पीपल द रिस्पॉन्सिबल एज द इंटरफेस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड डाटा यूजिंग द स्पेसिफिक मेथड एंड द प्रोटोकॉल फॉर द रिक्वायर्ड द आउटपुट। अगर हम देखेंगे तो प्रोटोकॉल उपयोग करते हुए सॉफ्टवेयर और डेटा के बीच में इंटरफेस के रूप में जिम्मेदार लोग होते हैं। कंटिन्यू देखेंगे, ये हम देख लेंगे एक तरह से इसको। तो एक बार मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारे सॉफ्टवेयर हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, इस तरह से आप देखेंगे। हाँ, देखेंगे ये जीआईएस सॉफ्टवेयर डाटा मेथड्स पीपल हार्डवेयर, ये सारे क्या हैं कंपोनेंट है अलॉन्ग विद डिटेल हार्डवेयर। और जैसे कि लॉन, जैसे कि है लोकल एरिया वन, और सीपीयू हमारा हो गया, टैब ड्राइव हो गया, डिस्क हो गई है, डिजाइनर हो गया, कलर प्रिंटर हो गया, इमेज हो गया, स्कैनर हो गया, ये सारे क्या है हमारे क्या है कंपोनेंट है और विद हार्डवेयर के साथ। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीआईएस। जीआईएस के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है इसमें द मैक्सिमाइजिंग द इफिशियंसी ऑफ प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। अगर देखेंगे तो है योजना बनाने और निर्णय लेने की क्षमता को अधिकतम करना है, मैक्सिमाइजिंग करना है। सेकंड है प्रोवाइड द इफिशिएंट मींस फॉर डाटा डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैंडलिंग। अगर देखेंगे तो ये किसको साधन प्रदान करने के लिए? तो इफिशिएंट हैंडलिंग करने के लिए, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैंडलिंग करने के लिए, यानी कुशल साधन प्रदान करता है। तीसरा इसका है तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव है एलिमिनेशन ऑफ द रिडंडेंट डाटाबेस और मिनिमाइजिंग द डुप्लीकेशन। अगर हम देखें जो अनावश्यक डाटा होता है उसका उन्मूलन हटा देता है और डुप्लीकेट डाटा को कम से कम करता है। कंटिन्यू देखेंगे इसका कैपेसिटी टू इंटीग्रेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैनी सोर्सेस। अगर देखेंगे जो जानकारी जो जो प्राप्त करने जो कई स्रोत होते हैं इसके जानकारी को प्राप्त करने की, तो यह क्षमता को जो होती है इसके कई सोर्स हो सकते हैं। तो कंटिन्यू देखते हैं ऑब्जेक्टिव में द कम्प्लेक्स एनालिसिस, ये जटिल एनालिसिस करता है। क्वेरी इन्वॉल्विंग ज्योग्राफिकल रेफरेंस डाटा टू जनरेट द इंफॉर्मेशन, और ये देखते हैं जानकारी उत्पन्न करने के लिए भौगोलिक संदर्भित ज्योग्राफिकल रेफरेंसड डेटा से जुड़े जटिल विश्लेषण क्वेरी को है कर देता है ये। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू देखेंगे हम। तो पोटेंशियल एरिया ऑफ जीआईएस फॉर एग्रीकल्चर देखेंगे तो कृषि के लिए या कृषि में जीआईएस के संभावित क्षेत्र, यानी किस किस एरिया में ये यूज हो सकता है, किस किस तरह से, तो उसको हम देखेंगे। तो मोस्टली क्या स्पेटियल डाटा के रूप में इसको यूज करते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो जीआईएस इज यूजफुल टूल फॉर द डाटाबेस मैनेजमेंट एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटिंग टू ऑल टाइप्स ऑफ द स्पेटियल डाटा। मोस्टली क्या स्पेटियल डाटा विद द टेक्सचरल इन्फॉर्मेशन के साथ क्या है ये यूज करते हैं इसको। कंटिन्यू देखेंगे बाई द इंटीग्रेटेड द क्रॉप सिमुलेशन मॉडल विद द रिसर्च इन्फॉर्मेशन
और ये रिसर्च इन्फॉर्मेशन के साथ क्या है, ये क्या है, जनरेट करता है विद द वेरियस लोकेशन से अक्रॉस द वेरियल नेचुरल रिसोर्सेज इन्वायरमेंट्स ऑप्टिमम बाय द प्लांट्स फॉर्म रीजनल एंड नेशनल लेवल कैन बी ड्राइव्ड। अगर हम देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पे और रीजनल स्तर पे ये सारा जो जानकारी क्रॉप मॉडल को एकत्र करके क्षेत्रीय ग्रामीण इन सभी में क्या है, ये अनुसंधान में मोस्टली सभी में क्या है, इसको इष्टतम डाटा क्या है प्राप्त किया जा सकता है इसके माध्यम से। कंटिन्यू देखते हैं तो GIS कुड बी द इवनिस यूज इन द फॉलोइंग एरिया। जब तो इसके कौन कौन से एरिया में ये महत्वपूर्ण उपयोगी हो सकता है उसको उसको ये वन बाई वन हम लोग देखेंगे। तो पहला जो हमारा एरिया है वह लैंड सुटेबिलिटी असेसमेंट। तो लैंड सुटेबल यानी किस तरह से जो लैंड की सुटेबिलिटी होगी उसको क्या मूल्यांकन करता है, तो उसी तरह से हम फसल को क्या है मोस्टली हम उसमें ग्रो करते हैं, जैसा कि हम लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन हम देखे थे। कंटिन्यू देखेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन द मार्केटिंग, अगर देख कृषि उत्पादन विपणन में देखेंगे, इरिगेशन शेड्यूलिंग तैयार करने में इसको यूज करते हैं हम, क्रॉप कंडीशन मॉनिटरिंग करने में भी या फिर हम बोल सकते हैं क्रॉप कंडीशन मॉनिटरिंग करते हैं, यानी किस तरह से उसकी निगरानी होती है क्रॉप कंडीशन की उस तरह उसमें भी यूज करते हैं। फार्म मैनेजमेंट में इसको यूज करते हैं, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट में यूज करते हैं, फिशरीज मैनेजमेंट में भी यूज करते हैं, वेटलैंड मैनेजमेंट में भी इसको यूज करते हैं, और वेस्ट लैंड डेवलपमेंट में बंजर भूमि विकास में भी इसको यूज करते हैं, और डिजास्टर मैनेजमेंट में इसको क्या यूज करते हैं। तो साथियों आज का टॉपिक हमारा ये भी समाप्त होता है। तो साथियों हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।